हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा सीटेट दिसंबर 2024 का टॉपिक है अधिगम। आज हम अधिगम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू हल करेंगे और उनको डिटेल से भी जानेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? विषय वस्तु में प्रवीणता, बैठने की उचित व्यवस्था, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का जो होगा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, विषय वस्तु में प्रवीणता। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। दोस्तों, अधिगम का मतलब होता है सीखना, सीखना या सिखाना। तो कौन सा हो सकता है? परीक्षा परिणाम पर केंद्रित होकर, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके, अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर। दोस्तों, यहाँ हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी शिक्षण तकनीक से पढ़ाएं कि बच्चों का अधिगम स्थायी रूप से मजबूत हो। ठीक है, परिणाम परीक्षा पर केंद्रित होकर, ताकि बच्चे को बस परीक्षा के परिणाम को के बारे में फोकस करना है और उसको कुछ नहीं सीखना है, बस उसको परीक्षा में अच्छे अंक लाने हैं। क्या इस पर दोस्तों? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है ना, अच्छे अंक लाना या कक्षा में अव्वल आना, टॉप करना, ये अधिगम का उद्देश्य नहीं होता है। अधिगम का उद्देश्य होता है बच्चों के व्यवहार में वांछनीय, मतलब अच्छे व्यवहार को बढ़ाना और उसमें बदलाव करना। जो नेगेटिव व्यवहार है उसको बदलना और जो पॉजिटिव व्यवहार है उसमें वृद्धि करना। रटने को प्रोत्साहित करके दोस्तों, रटने का या स्मृति का या याद करने का कोई सा भी ऑप्शन हो, उसको देखते ही काट देना। हमारा यहाँ इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है? बाल केंद्रित शिक्षा होती है बच्चों के अनुसार ही पाठ्य पुस्तक हो। पाठ्य पुस्तक किसके अनुसार होनी चाहिए? बच्चों के अनुसार, छात्रों के अनुसार। बच्चों को कौन सी शिक्षण विधि से पढ़ाया जाना चाहिए? बच्चों की क्षमता के अनुसार, बच्चों की ग्रहण शक्ति के अनुसार एक शिक्षक को ऐसी शिक्षण विधि से पढ़ाना चाहिए कि बच्चा उससे अधिगम को प्राप्त कर सके, अधिगम ग्रहण कर सके। यही बाल केंद्रित शिक्षा होती है। ठीक है, शिक्षण विधियां, पाठ्य पुस्तक, विषय वस्तु का स्वरूप, ये किसके अनुसार होना चाहिए? ये बच्चे के अनुसार होना चाहिए। और गृह कार्य किस तरह से देना चाहिए? बच्चे की क्षमता, ग्रहण शक्ति, उसकी बुद्धि के अनुसार देना चाहिए। अगर कोई बच्चा प्रतिभाशाली है तो उसको कठिन कार्य दें, चुनौतीपूर्ण वाले कार्य दें। कोई बच्चा सामान्य है, उसको सामान्य कार्य दें। और कोई बच्चा मंद बुद्धि है तो उसको हल्का कार्य दें। ठीक है, ये होती है बाल केंद्रित शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 3, रिक्त स्थान के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। सांस्कृतिक कारक, सेरेब्रल डिसफंक्शन, संवेगात्मक विघन, व्यवहारगत विघन। दोस्तों, एक कोई ऐसा कारक है जिसके बिना, है ना, जिसके बिना सभी कारक से अधिगम अक्षमता उत्पन्न होती है। एक कारक है जिसके कारण से अधिगम अक्षमता उत्पन्न नहीं होती। वो कौन सा है? वो है सांस्कृतिक कारक। तो यहां हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, सांस्कृतिक कारक। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना। दोस्तों, ऐसा कोई सा भी ऑप्शन हो कि जहां पर परीक्षा इंपोर्टेंट हो, है ना, तो यहाँ परीक्षणों की संख्या का मतलब है परीक्षणों, बार बार टेस्ट लेकर, उनके जल्दी जल्दी टेस्ट देकर, उन पर टेस्ट का प्रेशर दबाकर। ठीक है, तो ऐसा कोई सा भी ऑप्शन हो, वो हमारा जो होगा नेगेटिव होगा, यानी गलत होगा। अध्यापक के द्वारा बच्चों की स्वायत्ता को बढ़ावा में सहायता देना, यह हो सकता है। पर अपने और भी ऑप्शन देख लेते हैं। समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना। दोस्तों, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कालांश की अवधि 40 मिनट से 5 मिनट तक बढ़ा देना, मतलब 45 मिनट का कर देना। कालांश का मतलब होता है पीरियड। ठीक है, कक्षा में पीरियड लगते हैं ना, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, ये होता है कालांश। तो कालांश की अवधि 40 मिनट से 5 मिनट और बढ़ा देना, मतलब 45 मिनट कर देना। इससे बच्चा जो है अधिगम हेतु विप्रेरित होगा? नहीं दोस्तों, यहाँ हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर 2 ही राइट आंसर होगा। अध्यापक के द्वारा बच्चों की स्वायत्ता को बढ़ावा में सहायता देना, बढ़ावा व सहायता देना। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से
कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है, यानी अधिगम भी लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ ना, अधिगम की शैली का एक उदाहरण है। चाक्षुष, संग्रहण, तथ्यात्मक, स्पर्शी संबंधी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, चाक्षुष। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, सहपाठियों से प्रतियोगिता, अर्थपूर्ण संबंध, माता पिता की ओर से दबाव। दोस्तों अगर बच्चे में फेल होने का भय होगा तो ये सकारात्मक रूप से अधिगम को प्रभावित नहीं करेगा, ठीक है। बच्चा स्वयं से ही अभिप्रेरित हो पढ़ने के लिए, अपनी कक्षा में टॉप करने के लिए, अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए, अपने अधिगम को ज्यादा से ज्यादा ग्रहण करने के लिए, गतिविधि आधारित शिक्षण करने के लिए, तो ये हमारा सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। अनुत्तीर्ण हो जाने का भय से नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा अधिगम। क्या होगा? नकारात्मक रूप से। पाठियों से प्रतियोगिता। दोस्तों किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता जो है नकारात्मक दबन पैदा करती है, ठीक है। हमारा ये भी ऑप्शन कट जाएगा। लेकिन अर्थपूर्ण संबंध, आप जिस भी अधिगम को बच्चे से को पढ़ा रहे हो उसका कोई अर्थपूर्ण संबंध बच्चे के वास्तविक जीवन से जुड़ा होना चाहिए, यही इसको जो है सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा, ठीक है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। माता पिता की ओर से दबाव यानी प्रेशर देना, बिल्कुल गलत। बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा नहीं है? ध्यान रखना, कौन सा नहीं है। बच्चों के प्रयासों को स्वीकृति। दोस्तों बच्चे के प्रयासों को बिल्कुल स्वीकृति देनी चाहिए। भले ही बच्चा कोई प्रयास जो है गलत कर रहा हो, लेकिन वो प्रयास तो कर रहा है ना, उसको स्वीकृति देना एक पॉजिटिव पॉइंट है और बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है। तो ये तो हमारा पॉजिटिव है। और यहाँ हमसे नेगेटिव पूछा है। अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, बच्चों को स्वीकार करना। दोस्तों बच्चों के प्रयासों को स्वीकृति देना, बच्चों को स्वीकार करना, बात एक ही है, ठीक है ना। हर किसी समाज से आया हुआ बच्चा, हर किसी अक्षमता से जूझता हुआ बच्चा, उसको स्वीकार करना ही पॉजिटिव होता है। अध्यापकों का सकारात्मक रूप ये भी बहुत अच्छा होता है, सकारात्मक, ठीक है। लेकिन हमसे नेगेटिव में आंसर पूछा है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। दोस्तों कभी भी बाल केंद्रित शिक्षा में अध्यापकों के अनुसार कार्य नहीं कराया जाता, बल्कि छात्रों के अनुसार, छात्रों की क्षमता के अनुसार कार्य कराया जाता है। ऐसा कोई भी ऑप्शन हो जहां अध्यापकों को या विद्यालय को या प्रिंसिपल को वरीयता दी जा रही हो, उनको तानाशाह दिखाया जा रहा हो, वो ऑप्शन हमेशा नेगेटिव होता है। और यहाँ हमसे नेगेटिव भी ऑप्शन पूछा है, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 8, अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता? यानी बाकी के ऑप्शन 3 जो है वो सार्थक अधिगम बनाते हैं, एक ऐसा ऑप्शन है जो सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता, और हमसे वही पूछा गया है। विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति, विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना। दोस्तों विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना पॉजिटिव होता है, ये अच्छा होता है ना। कोई भी बच्चे को एक चैप्टर पढ़ाया और बच्चों से कहा अब इसके बारे में जो है आपस में चर्चा करें और प्रश्न बनाए इससे, तो ये पॉजिटिव होता है। प्रकरण पर परिचर्चा और वाद विवाद। दोस्तों परिचर्चा, चर्चा करना, अंत्यक्रिया करना, वाद विवाद करना। वाद विवाद का मतलब होता है कक्षा में कई ग्रुप बना दिए जाते हैं 4-4, 5-5 बच्चों के, और उन्हें एक टॉपिक दे दिया जाता है जिसके ऊपर उनको जो है एक दूसरे से प्रश्न करने होते हैं और दूसरा समूह उसका उत्तर देगा। तो इससे क्या होता है, इससे एक दूसरे के ज्ञान का आदान प्रदान होता है, ये भी सार्थक अधिगम को बढ़ावा देता है या सुगम बनाता है। प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण, ये भी हमारा जो है अधिगम को सुगम बनाता है। लेकिन जो अधिगम को सुगम नहीं बनाता, मैंने पहले ही कहा है, याद करने वाली कोई सा भी ऑप्शन हो, स्मृति, याद करना, स्मृति, रट्टा लगाना, ये सब क्या है, ये सब नेगेटिव है। हमसे नेगेटिव भी पूछा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर होगा। विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसके लिए आवश्यक है? दोस्तों सतत एवं व्यापक दोनों मूल्यांकन पूछे हैं ना, व्यापक भी और सतत भी। सतत का मतलब होता है लगातार मूल्यांकन करना, जो यूनिट टेस्ट होते हैं ना, हर 15 दिन में, 20 दिन में यूनिट टेस्ट होते हैं, इनको ही सतत मूल्यांकन कहा जाता है, और ये बहुत अच्छा मूल्यांकन होता है। तो शिक्षण के साथ प्रशिक्षण का तालमेल बैठाने के लिए, दोस्तों ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा।
शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए, गलत। शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए ही, बच्चों को अधिगम की प्राप्ति कराने के लिए, बच्चों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित कराने के लिए, ठीक है। जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों को सुधारना। दोस्तों ऐसा नहीं है, गलतियां तो सारी ही सुधारनी है। यह समझने के लिए अधिगम को किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है, वह सुधार किया जाता है। दोस्तों हम मूल्यांकन करते क्यों हैं? हम बच्चों की मूल्यांकन इसलिए करते हैं ताकि हमें बच्चों की होने वाली गलतियों का पता चले और वो गलती किस तरीके से कर रहा है इसका पता चले, फिर हम उसका उपचार करें, ठीक है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा राइट आंसर होगा। यह समझने के लिए अधिगम को किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है और उसमें सुधार किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना। दोस्तों बच्चों को नैतिक शिक्षा देना ये बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ नहीं है। और बच्चों को शिक्षक का अनुगमन, अनुगमन मतलब शिक्षक का कहना मानना, जैसे शिक्षक कहे वैसी पढ़ना है, आपको जितना कहे उसी हिसाब से पढ़ना है। अनुकरण उनकी नकल करना, ठीक है, जैसा शिक्षक कहे वैसा ही आपको करना। क्या ये बाल केंद्रित शिक्षा है? दोस्तों ये तो शिक्षक केंद्रित शिक्षा हो गई, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन भी कट जाएगा। बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारिता को महत्व देना, बिल्कुल ये हो सकता है। बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। दोस्तों स्वतंत्रता देना अच्छी बात है, लेकिन पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं दे सकते, तो हमारा ये ऑप्शन भी कट जाता है। तो बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारिता को महत्व देना, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बच्चों को महत्व दिया जा रहा है। ऐसा कोई भी ऑप्शन जिसमें बच्चे को वरीयता दी जाए, बच्चों को महत्व दिया जाए, बच्चे को केंद्र माना जाए या बच्चे को इंपोर्टेंट माना जाए, वो बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है, प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर। कोई भी सहायता न देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह कर सकें, ये भी नहीं है दोस्तों, हमारा ये भी नहीं होगा। उस पर एक भाषण देकर, भाषण देना, किसी चीज की व्याख्या करना, टिप्पणी देना, ये सब नेगेटिव वर्ड होते हैं, तो उसको ऐसे ऑप्शन को कट कर देना। कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर, ठीक है दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर 4 यह राइट आंसर होगा। शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है, ये क्या कहलाता है? अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। बिल्कुल गलत दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन भी नेगेटिव है हमारा, है ना। शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि ज्ञान को जिस रूप में उन्होंने सीखा है, ग्रहण करा है, उसी रूप में जो है मतलब उसको प्रस्तुत कर देना, या जिस रूप में उन्होंने प्रस्तुत करा है ज्ञान को उसी रूप में ग्रहण कर लेना, बिल्कुल गलत, ठीक है। एक प्रभावी आकलन युक्ति है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं, ये प्रभावी आकलन युक्ति नहीं है। समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान का ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। दोस्तों बिल्कुल सही। देखो आपसे जब कोई चैप्टर पढ़ाया जाता है तो एक शिक्षक क्या कहता है, अब इसको अपने शब्दों में लिखो, अपने शब्दों में इसकी व्याख्या करो, ठीक है, अपने अनुभव के आधार पर करो। तो ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट है। तो ऑप्शन नंबर 4 को भी देख लेते हैं। अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। दोस्तों नहीं, हमारा ऑप्शन नंबर 3 ही है राइट आंसर होगा। समस्यात्मक है, ये चीज समस्यात्मक है यानी गलत है, क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं, अपने अनुभवों के आधार पर किसी चीज की टिप्पणी करते हैं, और ज्ञान का बिल्कुल जैसा का तैसा टिप के रट्टा मार के एकदम उतार देना, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन स्थान काल है कम महत्वपूर्ण, अमहत्वपूर्ण, अति संवेदनशील, निरपेक्ष। दोस्तों भाषा विकास के लिए जो प्रारंभिक बचपन का काल होता है वो अति संवेदनशील होता है। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का समय अति संवेदनशील होता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। एक शिक्षिका जो है अपनी कक्षा में अधिगम को प्रभावी किस तरह से बना सकती है? ड्रिल और अभ्यास के द्वारा,
अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर। दोस्तों प्रतियोगिता से जो है बच्चे में भय उत्पन्न होता है, ठीक है, उस पर प्रेशर पड़ता है, बार बार पेपर लेने से भी बच्चे पे जो प्रेशर पड़ता है, तो हमारा ये ऑप्शन कट जाता है। विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। दोस्तों ऐसा तो बच्चे की आदत खराब हो जाती है कि छोटी छोटी चीज के लिए बच्चे को जो गिफ्ट दे, पुरस्कार दे, नहीं ऐसा नहीं है। दंड और पुरस्कार बिल्कुल बेकार है, इससे अधिगम प्रभावित जरूर होता है लेकिन छोटी छोटी बातों के लिए नहीं, और दंड तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। लेकिन आप जब भी कोई भी अधिगम कराएं या कोई भी पाठ्य पुस्तक बच्चे को पढ़ाएं तो उसमें बच्चे को जो इस तरह से पढ़ाना चाहिए ताकि वो बच्चे के जीवन से लगे कि ये बच्चे के जीवन से जुड़ी हुई है, या इस तरीके से पढ़ाएं कि बच्चों के वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ाएं ताकि बच्चा उसको जल्दी से ग्रहण कर सके। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना, बिल्कुल गलत दोस्तों। विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, यह हो सकता है हमारा पॉजिटिव ऑप्शन है। जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन ना हो जाए तब तक दंड का प्रयोग करना, मतलब डरा डरा के बच्चों को सुधारना, मार मार कर नहीं दोस्तों। पुराने प्रतियों में से किसी संदर्भ के बिना नए प्रतियों को अपने आप समझ जाना चाहिए, ऐसा नहीं है, ये भी गलत। हमारा ऑप्शन नंबर 2 ही है राइट आंसर होगा। विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण दें और उन्हें उनकी तर्क शक्ति पर छोड़ दें। अब आप तर्क करें, चिंतन करें, ठीक है ना, और उसके बाद इसके बारे में अभिव्यक्ति करें। तो बच्चों को तर्क शक्ति और चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना सबसे प्रभावी विधि होती है। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो नियामक है, समावेशन को हतोत्साहित करता है, आवृत्ति को बढ़ावा देता है, खोज को प्रोत्साहन देता है। दोस्तों किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बना सकता है, मतलब एक कैसा वातावरण बढ़ाएं, ठीक है, किस तरह का वातावरण बढ़ाएं कि अधिगम सुगम बन जाए, खोज को प्रोत्साहन देकर, ठीक है। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 4 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, खोज को, ताकि बच्चे खुद खोज करके सीखें, ठीक है, खुद सक्रिय होकर गतिविधि आधारित शिक्षण करके सीखें। शिक्षक को क्या करना है? शिक्षक को सिर्फ एक सुगमकर्ता और मार्गदर्शन के रूप में उसको सिर्फ रास्ता दिखाना है, उसका मार्गदर्शन करना है, बाकी बच्चा खुद ही अपने आप करके सीखेगा। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है अधिनायकीय, अनुमतिपरक, सुविधादाता, सत्तावादी। तो दोस्तों राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की जो भूमिका होती है वो क्या होती है? सुविधादाता के रूप में, ठीक है, सुविधादाता या सुगमकर्ता के रूप में। तो यह हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विधिक कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम का एकमात्र निर्धारक होती हैं, के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। दोस्तों अनुसंधान का मतलब होता है खोज करना, सक्रिय रहना, ठीक है। अनुसंधान, खोज करना बहुत पॉजिटिव शब्द है। तो अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विधिक कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षा की अपेक्षा विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचना में से एक यह है कि दोस्तों मानकीकृत का मतलब होता है जो एक नियम बना दिया गया है कि अब आपको इसी के आधार पर परीक्षण लेने हैं, तो उसकी आलोचना की जाती है और करनी भी चाहिए, क्योंकि मानकीकृत कोई भी मानकीकृत पाठ्यक्रम हो वो हमेशा नेगेटिव होता है, बच्चों के अनुकूल नहीं होता है, तो उसकी आलोचना की गई है। उनमें से एक है, हमारे जो ऑप्शन 4 है उनमें से एक कौन सा है? उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते, वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते, वह मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं।
ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर 4 ही है राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीकों का वर्णन नहीं करता? कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना, किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना। दोस्तों, इसका आंसर जानने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, हमारे महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर आपको सभी प्रकार के कंपटीशन की प्रैक्टिस कराई जाती है। तो आप किसी भी कंपटीशन की प्रैक्टिस कोचिंग ले रहे हो, कहीं से भी ले रहे हो या उसकी तैयारी कर रहे हो, तो उसकी एक अच्छी प्रैक्टिस के लिए आप हमारे महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारा इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। अब अभिसरण क्या है? अभिसरण का मतलब होता है बंद अंत वाले प्रश्न पूछना, जबकि अपसारी दो तरह के प्रश्न होते हैं और 2 तरह के चिंतन भी होते हैं। दोस्तों, इसके बारे में मैंने आपको बताया है अपनी वीडियो में, अपसारी और अभिसारी। ठीक है, अपसारी प्रश्न या अपसारी सोच, अपसारी चिंतन उसको कहते हैं जहां बच्चा तर्क करे, ठीक है, जहां एक ही क्वेश्चन के कई आंसर हो, ठीक है, सभी बच्चों के आंसर अलग अलग हो लेकिन सबके सही हो। जैसे अब मैं आपसे कहूं 8 में कितनी दो संख्या जोड़ दें कि उनका योग 8 हो जाए, तो यहाँ 5 और 3 भी 8 होते हैं, ठीक है, 4 और 4 भी 8 होते हैं, 2 प्लस 6 भी 8 होते हैं, है ना। तो आंसर तो सबका सही है, बस तरीका अलग है। तो ये होते हैं अपसारी चिंतन। जबकि अभिसारी प्रश्न कैसे होते हैं? जो रटे रटाए, जिनका एक ही उत्तर होगा सबका। जैसे हमने पूछ लिया उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है, तो सब बताएंगे लखनऊ। क्या बताएंगे? लखनऊ, क्योंकि उत्तर प्रदेश की एक ही राजधानी है लखनऊ, तो इसी को बताएंगे। तो यहाँ इस तरह के बंद अंत वाले प्रश्न को अभिसारी प्रश्न कहते हैं। तो अभिसारी उत्तर वाले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, ठीक है ना। निर्धारित यानी मानकीकृत पाठ्य पुस्तक के अनुसार ही बच्चे को पढ़ाना चाहिए। जो पुस्तक उस क्लास के लिए बना दी गई है, सिर्फ छपी छपाई पुस्तक का ज्ञान रटाना है बच्चे को, नहीं। पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए। दोस्तों, पाठ्यक्रम को पूरा करने का एक शिक्षक का मेन उद्देश्य नहीं होता है, ठीक है। आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि बच्चों के लिए कक्षा में ऐसा वातावरण बनाना जहां बच्चे संवाद का मतलब होता है बातचीत, किसी विषय पे, किसी सब्जेक्ट पे बातचीत करें और पूछताछ करें, एक दूसरे से प्रश्न करें, ठीक है। इससे क्या होगा? बच्चों का ज्ञान का आदान प्रदान होगा। तो इस तरह से बच्चों का जो है पूछताछ के माध्यम से बच्चे सीखते हैं। ये बहुत अच्छा शिक्षक की भूमिका के बारे में हमारा ऑप्शन है, ठीक है। यही हमारा ऑप्शन नंबर 3 ही इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हों और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक में रखे हों, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किए जा सकते हों। बिल्कुल। और अपने और भी ऑप्शन देख लेते हैं, क्योंकि सीटेट में हमें ऐसे ऑप्शन पर टिक करना होता है जो चारों में सबसे प्रभावशाली हो, जो चारों में सबसे मजबूत हो। अगला ऑप्शन है हमारा अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा, जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाता हो। नहीं दोस्तों, ये तो नहीं है। पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित, संचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो, मतलब बच्चों की पहुंच से दूर हो, है, ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। दोस्तों, सामग्री का उपयोग हम बच्चे के लिए ही करते हैं, उसको बचाने के लिए नहीं। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक में रखे हों, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किए जा सकते हों। यही समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है।
निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? वह एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं? नहीं दोस्तों। वह अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। दोस्तों, माता पिता से शिक्षक का कोई भी इस तरह का लेना देना नहीं होता, ना ही पाठ्य पुस्तकों का। ठीक है। वह संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं? ये भी नहीं होगा हमारा। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। बिल्कुल, पाठ्य पुस्तक जो है कक्षा में उपलब्ध संसाधन है बच्चे के लिए और उनकी संदर्भ सामग्री में से एक है। यह हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ रिक्त स्थान से प्राप्त की है? व्यवहारवाद, रचनावाद, संज्ञानात्मक सिद्धांत या फिर मानवतावाद? तो दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ रचनावाद से प्राप्त की है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, रचनावाद। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषयों की व्याख्या करनी चाहिए। दोस्तों, मैंने कहा है व्याख्या करना, भाषण देना, ठीक है ना, कठिन शब्दावली का प्रयोग करना बिल्कुल नेगेटिव होते हैं। कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे से बातचीत करने में मदद करनी चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। दोस्तों, ये नहीं है, ठीक है ना, वही परीक्षा बार बार परीक्षा लेना, बच्चे पर परीक्षा का प्रेशर बनाना, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ हमारे ऑप्शन 2 और 3 जो है दोनों ही सही है, लेकिन हमारा इनमें से जो मजबूत ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। शिक्षण को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को, मतलब एक शिक्षक को इस तरह से पढ़ाना चाहिए कि बच्चे को वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ाए, ताकि बच्चा उसमें रुचि ले, फिर बच्चा उसके अधिगम को ग्रहण करने के लिए अभिप्रेरित होगा और दूसरे बच्चों के साथ जो है अंतःचर्चा या अंतःक्रिया करानी चाहिए। अंतःक्रिया या अंतःचर्चा क्या होती है? एक दूसरे से बातचीत के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान करना। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 ही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? चुप्पी साधे रहने के लिए, शिक्षकों को निर्देश देने में, बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में। दोस्तों, याद करना तो मैंने पहले ही बता दिया था, कोई सा भी ऐसा ऑप्शन हो तो उसको काट देना। और शिक्षकों को निर्देश देने में, निर्देश नहीं देना है बच्चों को, सिर्फ सुगम करता मार्गदर्शन बनना है बच्चों का, ठीक है ना। और अनुशासन का मतलब चुप्पी साधे रहना, मतलब चुपचाप बैठे रहना, हिलना डुलना नहीं है, ना ही एक दूसरे से चर्चा करनी है किसी भी विषय पे। दोस्तों, ये भी नहीं है, ठीक है ना। बच्चों को अपने शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए अनुशासन जरूरी होता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वह पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। दोस्तों, याद करते हैं, काट दो। वह सामपट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं या फिर अनुकरण करते हैं, बिल्कुल गलत होता है। वह विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं में बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है, बच्चों पर तानाशाही रवैया अपनाता है, बिल्कुल गलत, ठीक है। वह विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, वे सक्रिय रहते हैं, तो बच्चे तब प्रभावी ढंग से सीखते हैं। देखो, सक्रिय रहने का मतलब है उसमें इंटरेस्ट लेना, उस चीज पर नजर बनाए रखना, ठीक है। तो जब बच्चा किसी भी क्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेता है तो वो अधिगम प्रभावी होता है, क्योंकि बच्चा उसके लिए स्वयं अभिप्रेरित होता है, खुद से प्रेरित होता है उसको करने के लिए। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, पूछने से रोकना चाहिए, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। दोस्तों, एक बच्चे का कक्षा में प्रश्न पूछना ये बहुत ही सकारात्मक होता है, ध्यान रखना। क्या होता है? सकारात्मक होता है। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव। ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चा शिक्षक से प्रश्न कर रहा है,
ठीक है। तो बच्चे को, शिक्षक को क्या है, इसके लिए हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। हतोत्साहित का मतलब होता है चुपचाप बैठा दो उसे, नहीं, या आप कोई भी कक्षा में प्रश्न नहीं पूछोगे, तो इससे क्या होता है, बच्चे की जिज्ञासा, बच्चे की रुचि खत्म हो जाती है। तो हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। और ये तीनों ऑप्शन हमारे एक ही हैं। पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, ये भी गलत। पूछने से रोकना चाहिए, ये भी गलत। बल्कि शिक्षक को बच्चों से प्रश्न पूछने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, उसके लिए प्रेरित करना चाहिए। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, इसके द्वारा सार्थक अधिगम होता है, बिल्कुल। निर्देश एवं संचालन, अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, बिल्कुल। कंठस्थीकरण एवं स्मरण, दोस्तों कंठस्थीकरण का मतलब होता है याद करना, याद करना, ठीक है, रट्टा मारना। और स्मरण, स्मरण का मतलब भी याद करना होता है, स्मृति होता है। तो ये हमारे नेगेटिव वर्ड है और हमसे नेगेटिव ही ऑप्शन पूछा है। सार्थक अधिगम को कौन सी प्रक्रिया घटित नहीं होने देती? तो कंठस्थीकरण एवं स्मरण, हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। जबकि अन्वेषण का मतलब होता है खोज करना, ठीक है, खोज करना। क्वेश्चन नंबर 30, बच्चों की गलतियां बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों को एक अंतर्दृष्टि देती हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, दोस्तों महत्वहीन नहीं है। प्रदर्शित करती हैं कि बच्चे कितने लापरवाह हैं, ये भी नहीं है। दोस्तों देखो, बच्चों की गलतियां क्या है, एक शिक्षक को उसके बारे में, उसके व्यवहार के बारे में बताती हैं, ठीक है। और ये अधिगम का ही एक अभिन्न अंग होता है। बच्चों की जो गलतियां होती हैं, बच्चों की जो त्रुटियां होती हैं, जो बच्चा अधिगम के दौरान गलतियां करता है, ये नेगेटिव नहीं है। अगर कोई बच्चा अधिगम के दौरान गलती कर रहा है तो ये पॉजिटिव है, ये अच्छा है, क्योंकि वो प्रयास करने की कोशिश कर रहा है, वो प्रयास कर रहा है उस चीज के लिए, ठीक है। तो ये बच्चों की जो गलतियां होती हैं वो अधिगम का एक भाग होती हैं तथा उनके विचारों को एक अंतर्दृष्टि देती हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो होगा दोस्तों, वो राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर अभी और भी एमसीक्यू हल करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं इसके बाद इसका पार्ट 2 बना दूंगा। इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।